तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, ना तुम कम हो ना हम कम हैं। देखिए, एक बहुत पुरानी मशहूर फिल्म का ये डायलॉग रहा है और यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ना मैं आपको अकेला छोड़ूंगा और ना ही आप अकेले रहेंगे और मिलजुल के ही इस केमिस्ट्री के समुद्र को हम पार करेंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पर हम इसके पार लगेंगे। आज हम सीखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 के चैप्टर को किस तरह से आपको पढ़ना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और किन किन चीजों पे हमें ज्यादा स्ट्रेस करना होगा। केमिकल काइनेटिक्स से हमारा मतलब है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारी नेचर में बहुत सारे रिएक्शन हैं जो बहुत धीरे धीरे होती हैं, जैसे कोरोजन का प्रोसेस बहुत समय लेता है, धीरे धीरे होता है। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, जैसे पेपर का कंबशन। आप पेपर में आग लगाएं, तुरंत जलना शुरू हो जाता है। तो कुछ प्रोसेस स्लो होते हैं, कुछ प्रोसेस फास्ट होते हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी प्रोसेस की स्पीड को, रेट को डिटरमाइन करते हैं? इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको आनी चाहिए वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, पहले इस बेसिक बात को समझते हैं। इसका मीनिंग है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी किसी टाइम इंटरवल पे कितना रिएक्टेंट डिक्रीज होता है या कितना प्रोडक्ट बनता है। जैसे हमारे पास रिएक्शन है A gives you B, तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी A का अमाउंट डिक्रीज होगा और B का अमाउंट इंक्रीज होगा। सो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा डेल्टा E। डेल्टा E का मतलब हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन। सपोज आपने 10 मोलर लिया था लेकिन 2 मिनट्स के बाद 8 मोलर बचा, तो चेंज कितना हुआ? 10 माइनस 8, 2 मोलर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और B की विद रेस्पेक्ट भी हम कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज है, क्या टाइम है, इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होता है। तो एक्सप्रेशन में हम रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। नेगेटिव साइन के बारे में ध्यान रखें, इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही है। इस तरह से इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। अगर आपके पास लिक्विड है, सॉल्यूशंस हैं, तो आप यहां पर मोलैरिटी लेंगे, और अगर ये आपकी गैसियस रिएक्शन है, अगर यहां पर गैसेस होंगी, तो रेट एक्सप्रेशन के दौरान आप चेंज इन पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इसे कंसीडर करेंगे। तो सॉल्यूशन है तो ये एक्सप्रेशन, प्रेशर है तो ये एक्सप्रेशन। इस तरह से हम दोनों एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं। अगली चीज जो आपको याद करनी है वो है रेट लॉ। रेट लॉ, इसका मीनिंग जानने की कोशिश करें। पुराना लॉ हुआ करता था लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन को ऑब्सोलीट कर दिया गया और फिर आया हमारे पास रेट लॉ। रेट लॉ ये कहता है किसी भी रिएक्टेंट की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant. Concentration of reactant present in slowest step
रेज टू द पावर कोफिशिएंट। कोई रिएक्शन अगर 2 स्टेप में हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन उन रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी जो स्लोएस्ट स्टेप में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल N2O5 स्प्लिट होता है NO2 NO3 स्लो स्टेप है, फिर N2O5 दोबारा से NO3 के साथ रिएक्ट करता है, थ्राइस NO2 और O2 हमें देता है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, ये फास्ट स्टेप है, कैंसल आउट हुआ, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन यहां पे बनेगी। अब अगर मुझे रेट लॉ के हिसाब से, रेट लॉ के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन लिखना हो, सो रेट स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। आपको याद रखना है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन की रेट को हमेशा स्लोएस्ट स्टेप ही डिटरमाइन करता है, ये आपने याद रखना है। तो एक्सप्रेशन देखिए क्या बनेगा। एक्सप्रेशन बनेगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप में है हमारे पास N2O5 एंड रेज टू द पावर कोफिशिएंट 1। इस तरह से रेट का एक्सप्रेशन यहां पे लिखा जाएगा और हम इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल रेट एक्सप्रेशन लिखना है, रेट लॉ के अकॉर्डिंगली लिखना है। अब ध्यान रखें, अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो आप ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिएक्शन है H2 plus I2 gives you twice HI। सपोज मान लेते हैं एक ही स्टेप में हो रही है, तो एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। यहां जो भी कोफिशिएंट है, सो रेज टू द पावर कोफिशिएंट, इसे हम रेट एक्सप्रेशन कहेंगे और ये हमारा रेट एक्सप्रेशन कहलाया जाएगा। ध्यान रखना है ना। इसी में फर्दर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहां कांस्टेंट लगाएंगे K, कंसंट्रेशन, पावर F। इस K के कई नाम हैं, इसे हम रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं जनरली। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और काइनेटिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, फेमस नेम है रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, दो नाम से पहचानेंगे। अगर मैं कहूं कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो एक्सप्रेशन बनेगा रेट इज इक्वल टू K, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब मुझे अगर K को डिफाइन करना है तो K को मैं कैसे डिफाइन करूंगा। इट मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोलर। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट के नाम से पहचाना जाएगा। तो इस तरीके से आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट यहां से याद रखने। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो सकती है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट याद रखेंगे, दिस इज यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम, इसकी यूनिट कहलाई जाती है। मोल पर लीटर पर टाइम इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। इसके बाद अगली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ध्यान रखें, रेट लॉ थ्योरेटिकली नहीं बताया जा सकता, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। अगर आप किसी रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप जानते हैं तभी आप रेट लॉ लिख सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रेट लॉ से ही बताया जाता है, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली नहीं बताया जा सकता, इसे सिर्फ प्रैक्टिकली बताया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन ये कह सकते हैं, सम ऑफ द पावर्स प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर्स हैं इनके सम को
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन एक और भी होती है कि द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। बेटर है आप ऐसे याद कर लें, सम ऑफ द पावर्स प्रेजेंट इन रेट लॉ। सपोज आपके पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रेट लॉ का एक्सप्रेशन के a रेज टू द पावर a b रेज टू द पावर b, तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर रहेगा a प्लस b, ये यहां पे ऑर्डर रहेगा। अगर मैं कहता हूं मेरे पास ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का रेट लॉ ऐसे लिखा जाएगा h2 पावर 1 i2 पावर 1, तो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 प्लस 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास रहेगा 2। तो सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में ध्यान रखें, ये कई तरह का है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाएगा। जनरली सभी फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाई जाती हैं। फिर आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां रेट 1 कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर मैं पावर 1 कर दूं, इसका मतलब कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएंगी। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और इनके अलावा फ्रैक्शनल ऑर्डर और नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी होती हैं। आप मेनली इन चारों चीजों को याद रख सकते हैं। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस वीडियो लेक्चर में एक लास्ट चीज और सीख लेते हैं, इसे मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। तो हमारे टॉपिक आज के कवर हो जाएंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर और ये लास्ट है मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी का क्या मीनिंग है, रिएक्शन आखिर कैसे होती है। रिएक्शन तब होती हैं जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे और इस तरह से रिएक्शन वहां पे होती है। अब मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग है कितने मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। जैसे इस रिएक्शन के दौरान 2 पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल which collides simultaneously to bring about a reaction, उसे मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 है, इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। यानी जब एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व हो, जैसे SO2Cl2 gives you SO2 and Cl2, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे तो उसे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। 3 मॉलिक्यूल होंगे तो टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाएगा और 4 मॉलिक्यूल अगर होंगे तो क्वार्टर मॉलिक्यूल रिएक्शन कहा जाएगा। ध्यान रखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता था, फ्रैक्शन में भी हो सकता था, लेकिन ये हमेशा होल नंबर, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, टरमॉलिक्यूलर एंड क्वार्टर मॉलिक्यूलर, ये इन दोनों में फर्क होता है, आपने ध्यान रखना है। अपने एग्जामिनेशन के लिए आप 2 डिफरेंसेस तैयार करेंगे, एक रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को तैयार करना है, और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है, ये आपको तैयार करना है। तो इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स की इन बेसिक बातों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हमें कितने पोर्शन पे कितना स्ट्रेस देना हो।